नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में मंचासीन हैं, उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर उपस्थित हैं केंद्राध्यक्ष और उप महानिदेशक श्री अनुपम स्वरूप जी। साथ ही मौजूद हैं अपर महानिदेशक समाचार श्री आरपी सरोज जी और कार्यक्रम प्रमुख सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी। आप सभी अतिथियों का, साथ ही यहाँ पर उपस्थित आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। हमारा भारत देश अपने आप में अनगिनत विविधताओं और विशिष्टताओं को संजोए हुए है। कहते हैं किसी भी देश की भाषा उसकी कला संस्कृति, उसकी समृद्धशाली परंपराओं को इंगित करती है, दर्शाती है। हमारी मातृभाषा हिंदी भी बहुत ही वैज्ञानिक और विशाल है। 14 सितंबर 1949 को जब ये निर्णय लिया गया संविधान सभा द्वारा कि अब से केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, तब से माँ भारती के गले में मौजूद ये हिंदी वर्णमाला इस तरह से प्रतीत होती है जैसे कि एक माँ के गले में उसका शिशु पूर्ण स्नेह और वात्सल्य के साथ अपनी बाहें डाले बैठे हो। किसी भी भाषा की सौंदर्यता, उसकी सहजता, उसकी शालीनता अभिव्यक्ति को भावनाएं देती है, अभिव्यक्ति को पूर्ण बनाती है। और हिंदी भाषा ने इन सभी विषयों को अपने आप में बहुत ही सौंदर्य के साथ अपने आप में सजो के समाहित करके रखा है। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं जो इस केंद्र पर पिछले एक पखवाड़े से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा था। उसमें हिंदी की विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं हुई और बढ़ चढ़ के सबने उसमें भागीदारी की और इस पखवाड़े को बहुत ही सफल बनाया। आज इन प्रतियोगिताओं में जिन्होंने विजय प्राप्त की, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जब बात हो रही है कला की, संस्कृति की, भाषा की, भावनाओं की, परंपरा की, तो ऐसे में ये अति आवश्यक हो जाता है कि हम माँ सरस्वती का आवाहन, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तो लीजिए सबसे पहले आरंभ कर रहे हैं माँ सरस्वती की इस वंदना के साथ। जयति वीणा
माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ ही अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब अनुरोध करती हूँ मंचासीन हमारे अधिकारियों से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। अनुरोध करूंगी श्री अनुपम स्वरूप जी से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें। ये स्मृति चिन्ह आज के इस अवसर की सदैव उनके मानस पटल पर एक स्मृति के रूप में अंकित रहेगा। अनुरोध है श्री आरपी सरोज जी से कि वे शॉल भेंट करें आज के मुख्य अतिथि महोदय को। और अब अनुरोध करना चाहूंगी कि निदेशक अभियांत्रिकी श्री वीबी पटेल जी से कि वे यहाँ आएं और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, मंच पर विराजमान इस केंद्र के केंद्रा अध्यक्ष माननीय श्री अनुपम स्वरूप जी, अपर महानिदेशक समाचार माननीय श्री आरपी सरोज जी, सहायक निदेशक कार्यक्रम माननीय श्री मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारी, कर्मचारी एवं अतिथिगण, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस केंद्र पर हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। 14 सितंबर को इस केंद्र पर हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 से 28 सितंबर के बीच इस केंद्र पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। माननीय महोदय, मुझे याद है जब इस केंद्र पर मैं 2010 या 11 में था, तब माननीय संसदीय समिति यहाँ पर निरीक्षण के लिए आई हुई थी और तब से लेकर अब तक का जो मैं देख पा रहा हूँ हिंदी का जो विकास हुआ है इस केंद्र पर, वो काबिले तारीफ़ है। उस समय तकनीक का भी अभाव था, लोग हिंदी में काम करना भी चाहकर भी काम नहीं कर पाते थे, लेकिन आज तकनीक ने हिंदी को लिखने में, बोलने में, पत्रों को भेजने में इतना आसान कर दिया है कि आज हर कोई हिंदी में आसानी से काम कर सकता है। कहते हैं भाषा मात्र संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारे संपूर्ण समाज के व्यक्तित्व का दर्पण भी होती है और इसीलिए वो हमें एकता के सूत्र में पिरोती भी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमें एकता के सूत्र में पिरो सकती है। माननीय महोदय, आज आपके यहाँ आने से, हमारे देवालय में आप आए, इससे न केवल हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, बल्कि आज पूरा दूरदर्शन केंद्र लखनऊ अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। हम लोगों को माननीय ये पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, फिर भी आपने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपने समय निकाला। आज पूरा दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की तरफ से मैं विजय बहादुर पटेल, निदेशक अभियांत्रिकी, आपका सर तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं अपने इस देवालय में। साथ में यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, सभी अतिथियों का, अपने कलाकारों का, उन लोगों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे अब हम सुनना चाहेंगे जो हमारे बीच में मौजूद हैं, तो अनुरोध करना चाहूँगी केंद्राध्यक्ष और उप महानिदेशक श्री अनुपम स्वरूप जी से कि वे यहाँ आएं और अपने उद्गार व्यक्त करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि
विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, अपर महानिदेशक पीआईबी एवं समाचार श्री आरपी सरोज जी, उपस्थित अतिथिगण एवं समस्त साथियों, दूरदर्शन लखनऊ की ओर से मैं माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महोदय, आपकी इस कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति से हम अत्यंत ही उत्साहवर्धक हैं। राजभाषा हिंदी के प्रति आपका लगाव सर्वविदित है और हमारे लिए अनुकरणीय है। हम आशा करते हैं कि आपका स्नेह व मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहेगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के साथ शुरू हुए हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों में राजभाषा हिंदी से संबंधित कई विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। हिंदी पखवाड़े के आयोजन का मूल उद्देश्य हमारे साथियों के बीच राजभाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करने का है। भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए हमें कार्यालय के कार्यों में अपनी राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हम में से अधिकांश की मातृभाषा हिंदी है, इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति करना हमारे लिए अत्यंत ही आसान है। जरूरत है बस हमें अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की, इसे अपनाने की। हिंदी का उत्सव हम सिर्फ एक पखवाड़े ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष मनाएं तो हमारी राजभाषा हिंदी और आगे बढ़ेगी। हमारे केंद्र पर पिछले दिनों हिंदी में कार्य करने के प्रतिशत में प्रोत्साहक वृद्धि हुई है और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हम 100% हिंदी में कार्य करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। विगत कुछ वर्षों से हमारी गृह पत्रिका दृष्टि सृष्टि का प्रकाशन संभव नहीं हो पाया था। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है फिर से दृष्टि सृष्टि प्रकाशित किया जाए, जिसका विमोचन दिनांक 27 नवंबर को हमारे केंद्र के स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि राजभाषा हिंदी के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मौलिक व स्वरचित रचनाएं उपलब्ध कराएं। अंत में इस अनुरोध के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि कार्यालय के समस्त कार्यों में हिंदी का गर्व से प्रयोग करें और अपने साथियों को भी हिंदी में कार्य करने को प्रेरित करें। धन्यवाद। जय राजभाषा, जय हिंदी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि आपने कहा, किसी ने कहा है कि माँ का एक दिन नहीं हो सकता, उसी तरह भाषा का भी एक दिन नहीं हो सकता। भाषा हमारी मातृभाषा है, इसे तो हमें अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में इसका सम्मिलित कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी भाषा से प्रेम करता है वो ही जीवन में सफल होता है, उन्नति होती है उसकी। और अब अनुरोध करना चाहूँगी अपर महानिदेशक समाचार श्री आरपी सरोज जी से कि वे यहाँ आएं और 2 शब्द कहें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, केंद्र के केंद्राध्यक्ष उप महानिदेशक श्री अनुपम सरोज जी, कार्यक्रम प्रमुख के रूप में एपी मिश्रा जी, हमारे सामने उपस्थित सभी साथियों, आज हम लोग वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और इनके लेख समस्त पत्र पत्रिकाओं में, यहाँ के अखबारों में छपते रहते हैं। मैं तो प्रमुखता से उनको पढ़ता रहा हूँ और सीरीज के रूप में भी काफ़ी ज्ञान देते रहे, तो उसका हम लोग आज थोड़ा अनुभव करेंगे, हम उनसे कुछ ज्ञान लेंगे। हम लोग ज़्यादा न कहकर हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके मुखार बिंदुओं से वो हिंदी के बारे में तथा अन्य चीज़ों के बारे में बताएंगे। हिंदी के बारे में जैसा है कि प्रतियोगिताएं हर साल होती रही हैं और सब लोग भाग भी लेते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर काम हिंदी में रहे हैं
पूरा समाचारों का जो प्रसारण हिंदी में होता है। प्रोग्राम जितने यहाँ बनते हैं सब हिंदी में होते हैं। और एक उत्तर प्रदेश में लगभग ग्रामीण अंचलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई चैनल देखा जाता है या सुना जाता है तो वो हमारा दूरदर्शन है। अभी हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री आए थे, उन्होंने इस चैनल के बारे में बताया कि DTH जो है ज़्यादातर देखा जाता है, सब पर हर महीने 300-400 रुपये भुगतान देय होता है, लेकिन हमारे DTH एक बार ले लीजिए तो पूरी ज़िंदगी भर आप जब तक आपका सेट टॉप बॉक्स चल रहा है तब तक वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहें। तो इसलिए और सारे प्रोग्राम हमारे जो होते हैं हिंदी में होते हैं, तो हिंदी के लिए यहाँ कोई संकट नहीं है। हाँ, ज़रूरत है प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने की। अब वो भी सरल हो गया है, लगभग सारे कंप्यूटर जो यहाँ के हैं वो दुभाषीय हो गए हैं। उस पर अभी हिंदी की एक कार्यशाला यहाँ हुई थी, अनुपम स्वरूप जी के कमरे में ही था, तो उसमें देख रहे थे कि हम लोगों ने टाइप करके कहा था कि हमने एक शब्द जो है श्रीमद् भगवत गीता, मुझे लगा कि ये सही ढंग से टाइप नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने टाइप करके दिखाया तो लगा कि नहीं, अब हिंदी का काफ़ी विकास हो चुका है और टंकड़ के रूप में उसे कंप्यूटर के रूप में आने से हिंदी इसका जो है विकास होता ही जा रहा है। अब ज़्यादा न बोलकर हम आपको सुनना चाहते हैं कि आप अपने जो अनुभव है और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी एक बहुत राजनीतिक रूप में आपने तो बहुत बड़ी पारी खेली है और आप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आज देख रहे हैं, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे दूरदर्शन केंद्र पर आए हैं। और साथ में उन सभी साथियों का जिन्होंने आपको आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सरोज जी। और अब आमंत्रित करना चाहूँगी कार्यक्रम प्रमुख सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी को कि वे यहाँ आएँ और हम सबसे मुखातिब हों। उत्तर प्रदेश के विद्वान और मृदुभाषी माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, लखनऊ दूरदर्शन केंद्र के केंद्राध्यक्ष श्री अनुपम स्वरूप, अपर महानिदेशक समाचार श्री RP सरोज जी, दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के हिंदी अधिकारी जिन्होंने ये पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा दी है श्री नैथानी जी, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों। मित्रों, हम हिंदी भाषी प्रदेश में निवास करते हैं और प्रत्येक वर्ष जो हिंदी पखवाड़ा भारत सरकार का गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग पूरे देश में आयोजित करता है, वो लखनऊ दूरदर्शन केंद्र में हर वर्ष बढ़ चढ़कर लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और 15 दिन तक मान्यवर यहाँ पर उत्सव का सा माहौल रहता है। यूं तो हम सब हिंदी भाषी लोग हैं, हम हिंदी में सपने देखते हैं। अधिकांश लोग हिंदी माध्यम से पढ़कर जिस पद पर कार्य कर रहे हैं वहां तक पहुंचे हैं। उसके बावजूद जब हम हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी भाषा में काम करने के लिए हम कृत संकल्प होते हैं, तो 15 दिनों तक यहाँ पर पूरा माहौल हिंदी में रहता है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के रूप में हिंदी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मतलब राजभाषा ही राष्ट्रभाषा हुआ करती थी। कालिदास के समय में संस्कृत और अशोक के समय में प्राकृत को वो स्थान प्राप्त था। उसके पश्चात 1947 में जब से हमें आज़ादी मिली है, तब से हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों पदों पर विराजमान है। हम सब ये भी जानते हैं कि भाषा निखरती है प्रयोग की खराद पर। कोई भी भाषा जितना प्रयोग की जाएगी उतना ज्यादा वो लोगों के बीच में प्रचलित होगी। तो हम सबको ये निर्णय लेना है, हम सबको ये सोचना है कि हम अपनी माँ से जिस प्रकार प्यार करते हैं, आंटी भी हमारे लिए अच्छी हैं, वो भी हमें स्नेह करती हैं, हम उन्हें स्नेह करते हैं। खाला को भी हम प्यार करते हैं, वो हमें स्नेह करती हैं, हम उन्हें प्रेम करते हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रेम हम अपनी माँ को करते हैं। माँ का स्थान कोई खाला या कोई आंटी नहीं ले सकती। आप विश्वास मानिए, मैं किसी भाषा के विरोध में नहीं हूं, हमें अन्य भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन जब सरकारी कार्यालयी भाषा के रूप में हम बात करें तो हमें हिंदी का ही दामन थामना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल का सपना दिखाकर जेड तक पहुंचते पहुंचते हम जेब्रा बन जाते हैं, जबकि हिंदी में
आ का अनपढ़ ज्ञा तक पहुंचते पहुंचते ज्ञानी हो जाता है। तो बस अब समय है विद्वान, आज की सभा के विद्वान अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष दीक्षित जी को सुनने का, उनसे सुनकर, उनके लेख पढ़कर, जैसा कि सरोज जी ने कहा, हम सब बड़े हुए हैं। 25 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई हजार लेख कई विषयों पर प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं अपनी बात दो पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं कि भाषा के मस्तक पर शोभित ऐसे हिंदी, भारत माता के ललाट पर ज्यों हो शोभित बिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मिश्र जी। और जैसा कि कहा आपने, आप सभी वक्ताओं ने, कि हिंदी केवल मात्र एक भाषा नहीं, हमारी मातृभाषा है और इससे हमें प्रेम थोड़ा बहुत नहीं, एक माँ की तरह जी से, दिल से, आत्मा से उससे प्रेम करना है, तभी उसकी और हमारी उन्नति संभव है। और अब जैसा कि आपको बताया गया है, इस केंद्र पर पिछले 15 दिनों से हिंदी की विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और उसमें सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में इस समय हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता में जो प्रथम और द्वितीय पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया, वो अपनी कविता का पाठ करेंगे। तो प्रथम पुरस्कार विजेता श्री रजनीश कुमार गुप्त जी से अनुरोध है कि वे यहाँ आए और अपनी कविता का पाठ करें। कालाध्यक्ष महोदय, सम्मानित अधिकारीगण एवं सभी साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के ऊपर मैंने कविता लिखी है जो आप सबको समर्पित है। मैं गंगा हूँ, पतित पावनी, पाप नाशिनी, मोक्षदायिनी, मैं गंगा हूँ। सदियों से बहती, निर्मल, निर्झर, अविरल, शायद नहीं रहूंगी कल। सदियों से बहती, निर्मल, निर्झर, अविरल, शायद नहीं रहूंगी कल। मेरे बेटों ने ही मुझे अपवित्र किया है। मेरे बेटों ने ही मुझे अपवित्र किया है। माँ गंगा कहकर मुझ में कूड़ा कचरा और लाशों का ढेर भर दिया है। मेरे आंचल की 2 बूंदों से मरते हुए को मोक्ष मिलता है। उसने ही जीवित रहते मुझ में विष घोल दिया है। माँ आखिर माँ होती है, विष पीकर भी शांत है। मैं तुम्हें हमेशा की तरह मोक्ष प्रदान करती रहूंगी, पाप धोती रहूंगी। मुझ में भले ही सिक्का मत डालो, मुझ में भले ही सिक्का मत डालो, लेकिन कूड़ा कचरा मत डालो। नहीं तो एक दिन ये तुम्हारी माँ विलुप्त हो जाएगी। फिर तुम तरसते रहोगे मोक्ष की कामना के लिए। फिर तुम तरसते रहोगे मोक्ष की कामना के लिए। नहीं मिलेगा तुम्हें मेरा पवित्र 2 बूंद गंगा जल। नहीं मिलेगा तुम्हें मेरा पवित्र 2 बूंद गंगा जल। सदियों से बहती, निर्मल, निर्झर, अविरल, शायद नहीं रहूंगी कल। इस हृदय स्पर्शी कविता के बाद आइए अब आमंत्रित करना चाहूंगी द्वितीय पुरस्कार विजेता श्री मुकेश कुमार जी को कि वे यहाँ आएं और अपनी कविता का पाठ करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्रणाम, उपस्थित सभी साथीगणों को प्रणाम। अपने काव्य पाठ से पहले उस महान संस्था के 2 लाइन जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, कि जीवन में खुशियाँ चेहरे पे जो चमकदारी है, कि जीवन में खुशियाँ चेहरे पर जो चमकदारी है, इसमें मेरा कुछ नहीं दूरदर्शन, ये मेहरबानी तुम्हारी है। धन्यवाद सर। मेरी कविता का शीर्षक है रोटी। हम सबसे लिए अनमोल रोटी, हम सबके लिए अनमोल रोटी। कि देखने में छोटी नजर आती है रोटी, देखने में छोटी नजर आती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। कि देखने में छोटी नजर आती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। पहन ली वर्दी बेटे ने घर चलाने को, कि पहन ली वर्दी बेटे ने घर चलाने को, फौजी को तो गोली भी खिलाती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। सब खेल तमाशा समझकर देखे जा रहे हैं, सब खेल तमाशा समझकर देखे जा रहे हैं,
मासूम को भी सड़कों पर नचाती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। कौन अपनों से दूर जाना चाहता है यहाँ, कौन अपनों से दूर जाना चाहता है यहाँ, बनाकर अधिकारी कर्मचारी दूर ले जाती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। बुढ़ापे में सुनने पड़ते हैं इसके लिए ताने, बुढ़ापे में सुनने पड़ते हैं इसके लिए ताने, कहीं कहीं बचपन भी खा जाती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। भूख उस दिन बढ़ जाती है बेटे की, भूख उस दिन बढ़ जाती है बेटे की, जिस दिन हाथों से अम्मा खिलाती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। घर महकने लगा है सौंधी सौंधी खुशबू से, घर महकने लगा है सौंधी सौंधी खुशबू से, अब बिटिया भी मेरे लिए बनाती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। और अंतिम बंद कि मैं और मेरा परिवार आभारी हैं दूरदर्शन के, कि मैं और मेरा परिवार आभारी हैं दूरदर्शन के, यहाँ के वेतन से ही मेरे घर आती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। देखने में छोटी नजर आती है रोटी, काम हमसे बड़े बड़े कराती है रोटी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता थी। और अब बारी है पुरस्कार वितरण की। सबसे पहले हिंदी टिप्पणी एवं आलेख में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया सुशील चंद्रशेखर जी ने। हिंदी सुलेख एवं भाषा ज्ञान श्री जितेंद्र कुमार जी। हिंदी निबंध लेखन श्री राकेश सिंह जी। हिंदी काव्य पाठ श्री रजनीश कुमार गुप्त जी। राजभाषा प्रश्नोत्तरी श्री राजीव कुमार यादव जी। हिंदी टाइपिंग श्री देवेश कुमार जी। हिंदी तत्क्षण, इसमें 2 प्रथम पुरस्कार श्रीमती रोमिला तलरेजा जी और श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी। मात्र 1 मिनट इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी ने। आशु कविता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है कंचन लता जी ने। और वाद विवाद प्रतियोगिता में पारुल दुबे जी। सभी प्रतिभागियों को, जो विजयी रहे, उनको बहुत बहुत बधाई। और अब बारी उनकी जिनको सुनने के लिए हम सभी बहुत आकुल व्याकुल हैं, जो स्वयं कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, विद्वान हैं और इतने सहृदय ही, ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी, जिनको देखकर स्वयं ही उनके सामने नतमस्तक होने का आपका मन करे। हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। मंच पर उपस्थित और इस संस्थान के प्रमुख श्रीमान अनुपम जी, हमारे बाएं बैठे श्रीमान आरपी सरोज जी, श्रीमान मिश्रा जी, जो अलग से भी 2 पुरस्कार अभी झटक लिए हैं, और कार्यक्रम का सुंदर खूबसूरत संचालन नंदिनी जी, हमारे सामने बैठे सभी यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिय और आदरणीय महानुभाव, यह मेरा सौभाग्य है कि मिश्रा जी की कृपा से मुझे इस तरह के सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। और ऐसे अवसर पर प्रायः बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, इसलिए और भी कि कभी कभी प्रेम और प्रीति बस कही गई भाषा और शब्द आधुनिक सोशल मीडिया के प्रभाव में
इधर से उधर हो जाते हैं। पहले मैं कई बार इस संस्थान में आया हूँ पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, पार्टी का विचार रखने की दृष्टि से मुझे यहाँ से बुलाया गया है और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस संस्था से बहुत ठीक से जुड़ा रहा हूँ। विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद कुछ मर्यादाएं हो जाती हैं और वैसे भी जो संसदीय परिपाटी है सारी दुनिया की, तो उसमें अध्यक्ष के लिए निर्देश है कि वो सबसे कम बोले और दूसरों से बुलवाए। तो यहाँ से जो विधानसभा की कार्यवाही पूरी की पूरी आप दिखाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि हम बोलते नहीं हैं, बुलवाते हैं या शांत कराते हैं। भाषा हमारी विचार अभिव्यक्ति की बेचैनी को व्यक्त करने का माध्यम है। हमने विचार अभिव्यक्ति की बेचैनी शब्द कहा है जब भी प्रथम बार दुनिया में किसी कालखंड में किसी कोने इस धरती पर मनुष्य आया होगा और उसका धीरे धीरे विकास हुआ होगा, तब से लेकर अब तक मनुष्य के अंतःकरण में कुछ न कुछ ऐसा रहता है जिसे वो कहना चाहता है। और हम तो कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, यह पूरी प्रकृति भी कुछ न कुछ कहना चाहती है, उसके मन में कुछ कहने के लिए है। कहने के अपने अपने ढंग होते हैं। कुछ लोग इशारों में बात कर लेते हैं, बिना कहे ही कह जाते हैं बहुत कुछ। कुछ लोग अन्य माध्यम अपनाते हैं। बहुत भाषा का इतिहास पढ़ते समय ये बात ध्यान में आती है, विशेषतया चार्ल्स डार्विन की किताब है जीवों पर, बड़ी मोटी किताब है, तो उसमें बताया गया है कि भाषा और बोली का जन्म सामान्य ज़रूरतों के आधार पर हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं, यही बात हम लोग भी मानते जानते हैं। लेकिन जब से यहाँ भारत में ब्रिटिश सत्ता आई थी, तब से हमारे आपके मन में बातचीत करते समय श्रोता को भी और वक्ता को भी कुछ अंग्रेजी जोड़ देने में मज़ा आता है। इसीलिए मैंने चार्ल्स डार्विन का नाम लिया। ऋग्वेद के किसी ऋषि का, अथर्वा का, अंगिरा का, विश्वामित्र का, उनका नाम नहीं लिया, वशिष्ठ का। हमारे देश में किसी भी विषय को थोड़ा अंग्रेजी में कहने और थोड़ा हिंदी में कहने में लोगों को लगता है कि व्यक्ति बड़ा विद्वान है, और अगर उसने सीधे केवल भारत के ही लोगों का नाम लिया, दक्षिण में सुब्रमण्य भारती का नाम लिया, या यहाँ पर जो पुराने हमारे जयशंकर प्रसाद का नाम लिया, जो बहुत जल्दी विदा हुए डॉक्टर नामवर सिंह का नाम लिया, तो श्रोता को लगता है कि ये बात कुछ कम है, इसमें फोर्स नहीं। तो मैं बहुधा मजाक में कहता हूँ, ये अंग्रेजी के प्रभाव का कारण है कि अंग्रेजी के नाम अथवा अंग्रेजी में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा बोल देना, तो उसका प्रभाव देखा जाता है कि ज़्यादा है। तो कई बार इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने विश्वविद्यालयों में इसी तरह के आयोजनों में एक नई बात कही जो है हमारे लिए बड़ी पुरानी, और वो ये है कि अगर मैं आपसे अपना संबोधन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमको केवल सुने ही ना, बाहर जाएं तो ये भी कहें कि बहुत काबिल आदमी है भाई हृदय नारायण दीक्षित, तो बहुत अच्छा है। ऐसा लोभ लालच हम में होता है। ख़ास तौर से हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, अभी जो हमारे यहाँ पर कविता पढ़ने वाले मित्र आए थे, तो मैं उनको भी देख रहा था कि उनका मन है कि ये बात बाहर तक जाए। तो अपनी बात को जमाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग अपने देश में घर परिवारों में भी होता है।
मैं आत्मीय रहता हूँ अपने परिचितों के प्रति, तो अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो उनकी पत्नी या और बड़ी महिला ये सब हमारे पास घेर के बैठते हैं। तो वो जो महिलाएं हैं वो कहती हैं अंकल को नमस्कार करो। तो अब वो ये भी कह सकती थी कि दादाजी को करो, लेकिन हमारी ग्रंथि है हमारे भीतर कि बगैर अंकल के काम नहीं चलता। और ये अंकल का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी हिंदी है तो हिंदी ये भारत का स्पंदन है। हमारा राष्ट्र हिंदी में सोचता है, हिंदी में हंसता है, हिंदी में व्यक्त होता है, हिंदी काव्य में रस लेता है और हिंदी उसको आच्छादित करती है, वो हिंदी को समृद्ध करता है। भारतीय संस्कृति का विकास दर्शन के आधार पर हुआ। यहाँ दर्शन पहले बना, तर्क प्रतितर्क वाद विवाद संवाद यह पहले आया और उसके बाद उसी से विकसित होकर एक विशेष प्रकार की संस्कृति जो सारी दुनिया को प्यार करती है, सारी दुनिया को अपने भीतर संजो कर रखती है। विश्व मानवता के कल्याण के लिए हमारा आपका हृदय स्वाभाविक रूप में स्पंदित होता है, कहीं पढ़कर रटकर किसी के समझाने किसी के प्रेरित करने के कारण नहीं। और हिंदी इस सबके लिए उपयुक्त है। गांधी जी ने लिखा था कई बार, ये संपूर्ण गांधी वाङ्मय में है, जो इस देश की राजनैतिक धारा को, सांस्कृतिक धारा को, सामाजिक धारा को सारी दुनिया में ले जाने वाला भारत का सबसे बड़ा नेता अपने कालखंड का महात्मा गांधी। वो कह रहा है वायस राय से जाकर कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। ये संपूर्ण गांधी वाङ्मय में है, जहाँ जब मैं पढ़ रहा था कभी तो अंडरलाइन हमने किया कि भारत दुनिया का पहला देश है जहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करेंगे, राष्ट्रभाषा राजभाषा नहीं। तो ये सब विवाद हैं और इन विवादों के भीतर से राजभाषा का ध्वज वाहक बनना यह राष्ट्रीय आवश्यकता है और हम लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। हमसे आपसे यह अपेक्षा की जाती है उत्तर भारत के लोगों से कि वह चुप रहें और भाषा के विवाद उधर खड़े होते हैं दक्षिण में। और हमारी बड़ी इच्छा है कि हम ऐसे केंद्र में बैठे हैं आज जहाँ से बात दूर तक जाएगी। तो दक्षिण भारत के लोगों को चाहिए कि इस बात को समझें कि दक्षिण की किसी भाषा का हिंदी से कोई वैर, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन अंग्रेजी में कहें तो नहीं है। उनकी हमारी जगह को, उनके जो दक्षिण के मित्र हैं उनके और हमारे स्पेस को जो जगह मिली हुई हमको बोलने की, विचार रखने की, उसको अंग्रेजी से खतरा है, उनको भी और हमको भी। और एक भाषा से दूसरी भाषा में छलांग लगा लेना ये तो छोटी सी बात है, तो अनुवाद हुआ। लेकिन ऐसी भाषा जो हमारी संस्कृति की संवाहक है, जब उसके व्यवहार में हम कंजूसी करते हैं तो फिर अनेक बातें पैदा होती हैं। जैसे तो हमारे देश में आधुनिकता की परिभाषा ये हो गई अब इस समय कि जो थोड़ी अंग्रेजी बोले, थोड़ी हिंदी बोले, थोड़ी या कर दे बीच में, तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति आधुनिक है। और कोई श्री गणेशाय नमः कर दे, संस्कृत का एक आधा श्लोक बोल दे, कुछ चौपाई बोल दे, कुछ, तो माना जाता है कि ये पिछड़ा है। मेरे विचार में जो आधुनिकता है जो होनी चाहिए वो प्राचीनता की पुत्री है। तो जैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में एक हमारी बिटिया है, हमारी बहू है, तो उसे हम कहेंगे आधुनिकता। और जो उनकी सासू हैं, उनकी और दादी हैं, उन्हें हम कहेंगे प्राचीनता। लेकिन इन दोनों में अलगाव नहीं है। जो आज आधुनिकता है वो थोड़े दिन बाद प्राचीनता हो जाएगी, और जो पहले आधुनिकता थी वो अब प्राचीनता हो गई।
तो अगर इनमें से किसी को भी घटा दें, आधुनिकता को काट दें, तो हमारे पास नवीनता नहीं बचेगी। और अगर प्राचीनता को हम ये कहकर खारिज कर दें कि ये तो बेकार है, ये तो पिछड़ापन है, ये तो रूढ़िवाद है, जैसे हम थोड़ी दूर के रहने वाले हैं उन्नाव जिले के, तो हमारे यहाँ शादी विवाह में जब बारात विदा होती है तो परिवार में जिसकी शादी हो रही है, जिस युवक की, तो उसकी माता जी घर से निकलती हैं और किसी कुएं में पांव डाल देती हैं। ये पुरानी प्रथा है। तो फिर वो ऊपर आता है अपनी अम्मा के पास कि क्या हो गया अम्मा, तुम कुएं में क्यों कूद रही हो? तो उनकी माता जी कहती हैं कि अब तो बहू आ जाएगी, हमको तुम कम मानोगे। तो वर कहता है कि नहीं माता जी, आप श्रेष्ठ रहेंगी और आप चलिए। तो अम्मा फिर कुएं से पांव निकाल लेती हैं। इसमें प्राचीनता है और नवीनता दोनों है। और ये कथा किसी बड़े संवैधानिक ढांचे से नहीं आई, ये संस्कृति है हमारे यहाँ की। अब कि इस तरह से घर का काम चलने वाला है। तो ये सब हिंदी में ही प्रकट हो सकता है, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हो सकता है। और अनुवाद का अर्थ बड़ा हमारे मस्तिष्क में तो सीधे सीधे जाता कि एक भाषा से दूसरी भाषा में भाषांतरण, लेकिन अनुवाद में जो दो शब्द मिले हुए हैं, एक अनु मिला हुआ, एक वाद। तो अनु तो बड़ा छोटा है, सरकार में सचिव, प्रमुख सचिव, अनुसचिव, किसी की बात का ज्यों का त्यों चलाना, अनुसरण, किसी के विचार को उद्धृत करना, अनुसार। तो अनुवाद से काम चलता नहीं है। और अनुवाद वही श्रेष्ठ ढंग से कर सकता है जो दोनों संस्कृतियों को जानने वाला हो, दोनों भाषाओं को ही नहीं, दोनों संस्कृतियों को जानने वाला हो। आप सब यहाँ इस हाल कक्षा में बैठे सब लोग विद्वान हैं, अपनी अपनी विधाओं के सफलतम योग्यतम व्यक्ति हैं। हम कम से कम आज एक छोटा सा वो ले सकते हैं मन में संकल्प, यहाँ दोहराने के लिए नहीं ले रहे हैं कि हम पढ़ दें यहाँ से आप दोहरा दें। ये संकल्प ले सकते हैं कि अपने घर में जब बातचीत करेंगे बच्चे के साथ, बिटिया के साथ, जो हमारे घर के भीतर का राष्ट्र है या देश है, उसकी सीमाओं में जब बात करेंगे तो क्या हम हिंदी को प्रमुखता दे सकते हैं? ये तो हिंदी सरकारी में प्रमुखता देना तो दूसरी बात है। अगर वहाँ हम दे सकते हैं तब तो हिंदी का प्रवाह आगे बढ़ेगा। हिंदी अपने दम पर, अपने व्याकरण के दम पर, अपनी सरलता के दम पर, अपनी अभिव्यक्ति के दम पर और अपने उसके भाषा शास्त्र की विशेषता के दम पर बहुत दूर दूर तक पहुँच गई। कुछ लोग सिनेमा को भी इसका श्रेय देते हैं, ये भी हो सकता है। मैं 4-5 साल पहले दक्षिण के प्रदेशों की यात्रा पर था, तो कार के ड्राइवर से हिंदी में बात करना नहीं समझ पाता था, अंग्रेजी में भी पूरा नहीं समझ पाता था। लेकिन इधर जब मैं 1.5-2 वर्ष में गया हूँ तो लोग हिंदी बोलते हैं वहाँ के लोग। तो हिंदी पूरे देश में जा रही। और कभी कभी इसके दक्षिण और उत्तर के प्यार के लिए लोग ये भी कहते हैं कि हमको भी उनकी भाषाएं सीखनी चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात तो पूरे देश के सभी भाषाविदों को मालूम है, मालूम होनी चाहिए कि हिंदी का भारत की किसी भाषा से विरोध नहीं है, ना हम हिंदी वालों का। हमारे लिए दक्षिण की, उत्तर की, मध्य की सारी भाषाएं जो भारत में जन्मी हैं, जो भारत में बड़ी बनी हैं, जो भारत का श्रृंगार हैं, ऐसी सारी भाषाएं हमारे लिए वरेण्य हैं, आदरणीय हैं। हिंदी की बात अलग है। हिंदी राजभाषा तो है ही, राष्ट्रभाषा भी है। आप सब इसको लेकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपका माध्यम भी बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब चित्रहार का इंतज़ार किया करते थे
कि आने वाला सब लोग एक मोहल्ले में जुटते थे। तो अभी भी जो कार्यक्रम दूरदर्शन के कार्यक्रम आते हैं तो उन कार्यक्रमों में अतिरिक्त शालीनता होती है, केवल शालीनता नहीं। तो ऐसे ही कार्यक्रम आपके हिंदी में बनते रहें और जो ये मेरे अगल बगल बैठे लोग हैं इनके मार्गदर्शन में आपका दूरदर्शन जो बाकी धाराएं हैं प्रसारण की उनसे अपना भिन्न स्थान बनाए रहे, इस अवसर पर हमारी यही शुभकामना है। मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा समय लिया है। और सर बोल सकते हैं। मैं सबके प्रति बहुत हृदय से आदर भाव व्यक्त करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको बहुत स्नेह और शुभकामना। गंभीर से गंभीर विषय को अपने हंसमुख और चुटकीले अंदाज में इतनी सहजता और सरलता से कह देना ही आपकी खासियत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री दीक्षित जी। जैसे कि आपने कहा, आपने इशारा किया कि हमें ज़रूरत है अपनी मानसिकता, अपनी सोच बदलने की। हमें हिंदी को हृदय से, दिल से, मन से अपनाना है और पूरी सहजता और सहजता के साथ इसे अपनी भावी पीढ़ी को भी हस्तगत करना है। और अब अनुरोध करना चाहूँगी सहायक निदेशक अभियांत्रिकी और हिंदी अधिकारी श्री रविंद्र नैथानी जी से कि वे यहाँ आएँ और धन्यवाद ज्ञापन दें। मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, उप महानिदेशक एवं केंद्राध्यक्ष श्री अनुपम स्वरूप जी, अपर महानिदेशक श्री सरोज जी, कार्यक्रम प्रमुख श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सहयोगी तथा साथियों, दूरदर्शन केंद्र लखनऊ द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा 2021 समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है। सर्वप्रथम मैं समस्त दूरदर्शन परिवार की तरफ से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुआयामी प्रतिभा के धनी माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने अपने अति व्यस्तम कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने केंद्राध्यक्ष एवं उप महानिदेशक श्री अनुपम स्वरूप जी का, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से हम हिंदी पखवाड़े का सफल आयोजन कर सके। मैं धन्यवाद प्रस्ताव के अगले क्रम में धन्यवाद देना चाहता हूं विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णायककर्ता, मूल्यांकनकर्ता तथा संचालकों का। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री चंद्रशेखर वर्मा जी का, जिन्होंने हमारे प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन और संचालन किया। विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तथा पुरस्कृत प्रतिभागियों का का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। केंद्र पर कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत एवं भाग लेने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में एक बार फिर से आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सहयोगियों को नमस्कार और उनको तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, साधु, धन्यवाद।